हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का समान विज्ञान पढ़ेंगे। समान विज्ञान। और हम लोग इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे आज। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले जो है हम लोग जीव विज्ञान में पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, 6 तक पढ़ चुके हैं। सातवां में पहला और पढ़ चुके हैं। उसके बाद से इसमें जो है सातवां में टॉपिक नंबर 2 यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे और विटामिन और पोषण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए आज पाचन तंत्र शुरू करते हैं। पाचन तंत्र टॉपिक नंबर 2 है। नोट्स देखते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अवशोषण योग्य अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होती है तो इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहिका, बको फेरिंगियल कैविटी, ग्रास नली, ओसिफेगस, आमाशय, स्टोमक, आंत यानी इंटेस्टाइन, मलाशय, रेक्टम तथा गुदा यानी एनस आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। जिह्वा के छत्राकार फिलीफॉर्म, परिकोटीय, सर्कमवैलेटी तथा पर्णित यानी फोलिएट अंकुरों पेपिलियस में उपस्थित स्वाद कलिकाओं टेस्ट बर्ड्स द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान के काम करती है। मनुष्य में इसका अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्वनाश खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। लार का श्रवण लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय pH 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसके लुगदी बनाने में सहायक होती है जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन लारीय एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा मुक्त माल्टोज में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों लारीय एमाइलेज तथा अग्नाशय एमाइलेज द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसके कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पीत का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोजेनोलिसिस द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। पीत यानी बाइल पीले, हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय
पीएच 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी वह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं। वह अमीनो अम्ल का निर्माण मुख्यतः अमीनो पेप्टिडेज या डाइपेप्टिडेज जैसी पेप्टिडेज एंजाइमों द्वारा होता है। अग्नाशय पेनक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बाद है। यह एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी इंडोक्राइन एवं बहिःस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण प्रमुखतः यही होता है। अगला देखिए, यह ग्रहणी डेडनम, मध्यांत्र जेजनम तथा शेषांत्र इलियम में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई लगभग क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलिक नलिका होती है, जिसकी वयस्क में कुल लंबाई लगभग 6 से 7.6 मीटर होती है। मनुष्य, यहाँ पर देखिए, ये जीव है अंदर मुख लार टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज। ग्रास नली भोजन को अमाशय तक ले जाना, ये ग्रास नली है। ये डायफ्राम है, देखिए ये पित्ताशय है, देखिए पित्ताशय ये वाला। अग्नाशय ये वाला, ये पूरा। HCl पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ था? आमाशय में। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, पित्ताशय जो है ना, ये पित्ताशय वसा का इमल्सीकरण होता है, पित्त का भंडार है पित्ताशय। यकृत देखिए, ये वाला, ये यकृत है। यकृत पित्त का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया का संश्लेषण अग्नाशयी रस जो है अग्नाशय में होता है इसमें। अपेंडिक्स ये वाला अपेंडिक्स है। इधर देखिए आप छोटी आंत देखते हैं, छोटी आंत ये वाला और आपके ये वाला है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? ये बड़ी आंत है, जल का अवशोषण होता है। गुदा यानी एनस, मल परित्याग होता है गुदा से, एनस से। चित्र मानव का पाचन तंत्र आप लोग देख लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बड़ी आंत क्रमशः सीकम कोलन यानी कोलन व मलाशय रेक्टम में विभाजित होती है। अगर देखिए, ग्रहणी के सलेस्मा की एस कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण काइम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावण, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, क्षुद्रांत या आमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा
एंटेरोगेस्ट्रॉन एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अगला देखिए, मानव शरीर में स्थित कुछ पूंछ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका आकार छोटे कृमिवर्म की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदान्त्र से सिकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज देखते हैं, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न कोश। चलिए प्रश्न कोश देखते हैं। पहला सवाल, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सी, छोटी आंत में आंसर होगा। पेनक्रियाज गलत है, बड़ी आंत गलत है, अमाशय गलत है, तो छोटी आंत राइट आंसर है। मानव शरीर में पाचन डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता रहता है। दो नंबर, निम्नलिखित में कौन से जीव का स्वाद नहीं है? ए मीठा, बी कड़वा, सी नमकीन, डी मसालेदार, 5 उमामी, खट्टा, तीखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा जीव का स्वाद नहीं है, पूछ रहा है जीव का स्वाद नहीं है, तो आपका जो है नहीं होगा वो होगा 4 और 7 जो है जीव का स्वाद नहीं है। राइट आंसर सी होगा, 4 और 7। जीव के छत्राकार जिह्वा के छत्राकार फिलीफॉर्म, परिकोटीय, सर्कमवैलेटी तथा पर्णित फोलिएट अंकुरों पेपी लैज में उपस्थित स्वाद कलिकाओं टेस्ट बर्ड्स द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में इसका अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार तीखा शामिल नहीं है। 3 नंबर, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है? ए नोक टिप, बी मध्य भाग, सी पीछे का भाग, डी किनारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा सी पीछे का भाग। मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। 4 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा बैकल कैविटी में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में लार सलाइवा में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप को माल्टोज और डेक्सट्रन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। 5, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ए स्टार्च, सी गलत, बी गलत, डी गलत। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उससे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी रेसे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी स्टार्च। लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा मुख्यतः माल्टोज में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है।
7 नंबर स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है। ए इन्वर्टेज, बी एमाइलेज, सी डिहाइड्रोजिनेज, डी है सी डिहाइड्रोजिनेज, डी होगा एनहाइड्रेज। तो राइट आंसर होगा बी एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से शर्करा मुक्त माल्टोज निर्मित करता है। 8 नंबर कथन ए मानव शरीर में यकृत यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो आपका हो जाएगा क्या सही है, तो ए सही है और आर जो है गलत है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, देखिए ए और आर दोनों सही है तो गलत है, ए तथा आर दोनों सही है ये भी गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी होगा, डी जो है गलत होगा, तो राइट आंसर सी होगा। यकृत से पीत की थैली में पीत रस पहुंचता है, जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, अतः प्रश्नगत कथन सही है, जबकि कारण जो है गलत है। 9 नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ए आंत्र में, बी यकृत में, सी अमाशय में, डी अग्नाशय में। तो राइट आंसर होगा सी अग्नाशय में। मानव शरीर में अमाशय जठररस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना है। 10 नंबर निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी फास्फोरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो राइट आंसर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय के दीवार में अनगिनत जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनमें अम्लजन कोशिकाओं ऑक्सीनाइटिक सेल्स द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य अम्लीय वातावरण बनाना है, जो भोजन को टूटने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता करता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो भोजन के माध्यम से पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। 11 एंजाइम एक विटामिन है, बी बैक्टीरिया है, सी वायु उत्प्रेरक है, डी वायरस है। क्या है? तो आंसर चलिए सी वायु उत्प्रेरक है, बाकी सभी गलत है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं, जो वायु उत्प्रेरक वायु कैटलिस्ट के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। 12 एंजाइम मूलतः क्या है? ए वसा है, बी शर्करा है, सी प्रोटीन है, डी विटामिन है। तो आपका आंसर होगा क्या है? तो सी प्रोटीन है एंजाइम, बाकी सभी गलत है। देखिए कितनी बार आया है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। 13 नंबर अधिकतर एंजाइम होते हैं ए प्रोटीन, बी वसा, सी अम्ल, डी क्षार। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए प्रोटीन होगा। 14 नंबर एंजाइम है ए वसा, बी RNA, सी प्रोटीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर सी प्रोटीन होगा। 15 नंबर जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ए बैक्टीरिया, बी DNA, सी एंजाइम, डी प्रोटीन। तो राइट आंसर सी एंजाइम। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। 16 नंबर एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला, वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपने कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए हुए
इससे सही उत्तर चुनिए। फूट केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ए जाइमेज, बी इनवर्टेज, सी मल्टेज, डी डाइएस्टेज। राइट आंसर ए जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। C6H12O6 जाइमेज 2C2H5OH प्लस 2CO2 ग्लूकोज है ये, और ये इथेनॉल। जाइमेज जो है एंजाइम ग्लूकोज को, ये एंजाइम ग्लूकोज है, इसको जो है इथेनॉल में परिवर्तित कर रहा है। कौन सा जाइमेज? 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ए लाइपेज, बी यूरिया, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर बी यूरिया। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। यह उदर गुहा में तंतुपुट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसके कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पीत यानी बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा, कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। 19 नंबर, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। पहला पीत अम्ल, दूसरा लाइपेज, तीसरा पेप्सिन। इनमें से केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 3 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1, 2, 3 सही है। तो राइट आंसर सी 1 और 2 सही है। राइट आंसर 1 और 2 यहाँ पर जो है सही है। नंबर 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में कुछ की उपस्थिति में होता है, तो 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम यानी लाइपेज का स्रोत है। ए गुर्दा, बी अग्नाशय, सी यकृत, डी हृदय। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी अग्नाशय। 21 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन, डी पेप्सिन। राइट आंसर बी है गैस्ट्रिन। बाकी सभी ये पाचक एंजाइम नहीं, तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी सभी है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है यानी गलत तो भी है। ट्रिप्सिन, टाइलिन यानी टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय में G7 कोशिकाओं G सेल्स तथा ग्रहणी डेडुनम द्वारा मुक्त होता है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण सेक्रेशन को जीवित उद्दीपित करता है। 22 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित किस अंग में प्रारंभ
होता है। ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत, डी अमाशय। तो राइट आंसर डी अमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। उसमें पचे हुए पदार्थों का अवशोषण अब्जॉर्प्शन भी मुख्यतः छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। 23 नंबर, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? ए क्राइमोट्रिप्सिन, 2 ट्रिप्सिन, 3 पेप्सिन। नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। पुट ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। राइट आंसर होगा बी केवल 3। केवल 3 जो है सही उत्तर है, बाकी 2 गलत है। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आपका पेप्सिन निकलता है। राइट आंसर केवल 3 सही है। आमाशय के मुख्य या पेप्टिक कोशिकाएं पेप्सिनोजेन नामक प्रो एंजाइम का स्राव करती है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में सक्रिय होकर पेप्सिन बनता है। यही पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। इसके विपरीत ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा निष्क्रिय रूप काइमोट्रिप्सिनोजेन में स्रावित होते हैं और उनका सक्रियण व क्रिया ड्यूडेनम छोटी आंत में होती है, न कि अमाशय में। 24 निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? ए पेप्सिन, बी लैक्टेस, सी यूरिएस, डी डाइमेज। राइट आंसर ए पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय स्टमक में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पेप्टाइड्स स्मॉलर पेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित करता है। 25 कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण आर, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कूट सही करना है आपका। ए जो है गलत है और बी जो है आर जो है सही है। तो ए और आर दोनों सही, गलत है। ए और आर दोनों सही है, भी गलत है। और आपका ए सही, ये भी गलत है और ए गलत है और डी आर सही है। तो राइट आंसर डी होगा। ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है। कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन अमाशय स्टोमक में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग ग्रहणी डेडुनम में पहुंचता है, तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। 26 प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ए यूरिएज, बी सल्फेटेज, सी ट्रिप्सिन, डी प्रोटीएज। तो राइट आंसर सी ट्रिप्सिन। 27 नंबर, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है? ए प्रोटीन को पेप्टोन में, बी प्रोटीन को पेप्टाइड में, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, डी स्टार्च को ग्लूकोज में। तो राइट आंसर सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करता है। ध्यातव्य कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय एल्कलाइन होते हैं, इन्हें अग्नाशयिक रस पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। 28 नंबर, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ए बृहद्रांत, बी क्षुद्रांत, सी पित्ताशय, डी अमाशय। राइट आंसर ए बृहद्रांत से। मानव शरीर में स्थित पूंछ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषीय अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स है।
यह छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि वर्म की तरह का होता है, जो बड़ी आंत बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवनपूर्ण शाकाहारी था, जिसमें सेल्यूलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों को सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतु गाय, बैल इत्यादि में सेल्यूलोज पाचन हेतु पूंछ आज भी विकसित अवस्था में है। 29 नंबर, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई के कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? ए मध्यांत्र ग्रहणी शेषांत्र, बी शेषांत्र ग्रहणी मध्यांत्र, सी मध्यांत्र शेषांत्र ग्रहणी, डी शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहणी। तो राइट आंसर जो है ह्रास क्रम है तो डी है, ये है, बाकी सभी गलत है। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय या बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी डेडुनम, मध्यांत्र जेजुनम तथा शेषांत्र में विभाजित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः लगभग 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। नीचे जो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है। कथन आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। राइट आंसर होगा बी, ई और आर दोनों सत्य है किंतु आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ई और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारीय डाइस्टेज सेलेवरी डाइस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में ही पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, परंतु डाइस्टेज की वजह से सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्क संगत नहीं है। अतः कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। 31 नंबर, एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़े का चयन करें। ए अम्लीय फास्फेट, बी ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, सेकंड अम्लीय सूत्रकणिका चिन्हक माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर, किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए सही जोड़े का चयन करना है। अभी देखिए और क्या क्या दिया गया है। एक्रोसिन, अंडे के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स द्वारा स्रावित जो बहुत शुक्राणु निषेचन को रोकता है। सिक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेस लाइसोसोमल चिन्हक लाइसोसोमल मार्कर, एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका जो है क्या बोला था, सही जोड़ा बोला था। ठीक है, सही जोड़ा, तो सही जोड़ा है आपका बी नंबर है, ये वाला, बाकी सभी गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस, सेकंड या इको आर2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने में प्रयुक्त होता है। बत्तीस नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, टायलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन। रक्त में
एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, स्टार्च को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, वसाओं को जल अपघटित करता है, मसृण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो आपका जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, स्टार्च को पचाता है, बी का हो जाएगा 3, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, सी का हो जाएगा 1, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, डी का हो जाएगा 5, यानी मृषण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5। राइट आंसर ए। सुमेलित क्रम इस प्रकार है, टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन जो मृषण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। 33 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सूची 1 सूची 2, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्सिन, कैरोटीन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको मिलान करना है। ए का हो जाएगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। इस तरफ से ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर बी होगा, बी। सुमेलित क्रम इस प्रकार है, विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन जो है केरेटिन। 34 नंबर, कार्बोहाइड्रेट को अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लिसरॉल, सी ग्लूकोज, डी माल्टोज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट को अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं की ऊर्जा प्रदान करता है। 35 नंबर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ए अमाशय में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी पित्त में। राइट आंसर बी यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका मुख्य कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। 36 नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो डी ग्लाइकोजन के रूप में। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी, ये भी गलत है। शरीर कोशिकाओं को कार्य करने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर जो शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त में विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। 37 नंबर, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने वाले पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बाकी सभी गलत है। यहाँ पे लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, गलत है। लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, ये भी गलत है। लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, ये भी गलत है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। 38 नंबर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ए वसा का राइट आंसर होगा, ए वसा का। बी प्रोटीन का गलत है, डी न्यूक्लिक अम्ल का गलत है, सी जो है कार्बोहाइड्रेट का, ये भी गलत है। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण
करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। 39 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। राइट आंसर ई यकृत है। बी अग्नाशय नहीं है, सी ऑटो ग्रंथि भी नहीं है, डी अमाशय भी नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड यकृत लिवर है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड और टू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा तथा भार वेट में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रावण इत्यादि कार्य करती है। 40 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी लार ग्रंथि, डी अधिवृक्क। राइट आंसर बी यकृत है। इकतालीस निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? ए प्लीहा में, बी अग्नाशय में, सी अपेंडिक्स में, डी पित्ताशय में। राइट आंसर डी पित्ताशय में। पित्त यानी बाइल का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसको संचय का कार्य पित्ताशय गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोकर इसका अधिक सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार ओवल थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। 42 नंबर शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ए यकृत, बी तिल्ली, सी पित्ताशय की थैली, डी पैनक्रियास। राइट आंसर ए यकृत में। 43 आहार नाली का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? ए पेट, बी ओसिफेगस, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। राइट आंसर सी छोटी आंत। यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत में डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मीजेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह अनेक क्रियाओं जैसे पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन इत्यादि का संपादन करता है। 44 निम्न पर विचार कीजिए। पहला, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये गुण विशिष्ट हैं। सी अग्नाशय के, बाकी सभी गलत हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। 45 समान मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी डेडुनम से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है या है? राइट आंसर होगा सी। एक और दो सही है, दोनों सही हैं। ग्रहणी की श्लेष्मा की एस कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावण काइम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावण, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, क्षुद्रांत या आमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 विटामिन एवं पोषण के बारे में। चलिए नोट्स देखते हैं। नोट्स जो है देखेंगे हम लोग विटामिन एवं पोषण का। टॉपिक 3 है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज लवण। तब विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन पेय से प्राप्त करते हैं। कुछ विटामिन डी शरीर में भी बन सकता है।
इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं, जो शेष कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाए प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन जो है शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन जल और खनिज लवण उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 1:1 यानी कि 1:2:1 के यानी 1:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होते हैं। पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानव शरीर के लगभग 13 प्रकार के विटामिन आवश्यक हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां। पहला जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी तथा दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस थे। फ्रेडरिक गोवलैंड हॉपकिंस थे। अगला देखते हैं, लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्के मिठास का कारण है। यह गलैक्टोज एवं ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये जो है ना विटामिन से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए प्रमुख विटामिन स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं। विटामिन कमी से उत्पन्न रोग प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत जो है ना, इससे मतलब सवाल नहीं पूछे जाते हैं। विटामिन और कमी से उत्पन्न रोग पूछा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? तो रेटिनॉल कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। कमी से उत्पन्न रोग है रतौंधी, जीरो पैथैलमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। विटामिन ए। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, क्योंकि मिलान में ये सब आता है। विटामिन B1 थायमिन, बेरी और वृद्धि रुकना, बेरी और वृद्धि रुकना। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस, इससे रोग उत्पन्न होता है विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B3 इसको नियासिन या निकोटिनिन अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिन अम्ल भी कहा जाता है। इससे जो है पेलाग्रा यानी चर्मगाह जैसे रोग उत्पन्न होते हैं इसकी कमी से। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। चर्म रोग, वृद्धि कम और बाल सफेद होता है विटामिन B5 की कमी से। तो बाल सफेद जिनको भी हो रहा है वो लोग विटामिन B5 का इस्तेमाल करना शुरू करें, समझ गए। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन यानी कि पेशियों में ऐंठन होता है, रक्त क्षीणता होता है, चर्म रोग होता है। तो विटामिन C जो है ना, विटामिन B5 और विटामिन C5 विटामिन B6 इसमें चर्म रोग B5 में भी कमी से होता है और विटामिन C की कमी से भी चर्म रोग होता है। तो चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं विटामिन 7 यानी बायोटिन, चर्म रोग, बालों का झड़ना। यानी कि अब जो है यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, विटामिन B7 बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B7 को चर्म रोग होता है इससे भी कमी से, और बालों का झड़ना यानी कि बालों का अगर झड़ रहा है तो विटामिन B7 की कमी है, बायोटिन की कमी है। विटामिन B9 फोलिक अम्ल। विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है। रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि होती है विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B12 साइनोकोबालैमिन। विटामिन B12 को साइनोकोबालैमिन कहा जाता है। घातक रक्त क्षीणता यानी पर्नीसियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन C को स्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन C को स्कर्बिक अम्ल कहा जाता है। स्कर्बी रोग होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहता है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहता है। सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया इससे होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। विटामिन E से
की कमी से विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। जनन क्षमता की कमी होती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर होती है। तो विटामिन ई खाना शुरू करें जिनकी जनन क्षमता की कमी है, जननांग तथा पेशियां कमजोर होती है, तो विटामिन ई लेना शुरू करें। विटामिन के नेप्टोक्विनोन, विटामिन के को नेप्टोक्विनोन कहा जाता है। चोट पर रक्त का थाका न जमना, यानी कि चोट लगता है या आपका जो है क्या होता है कि हाथ कट गया तो खून बहने लगता है, और खून बह रहा है, विटामिन बी के की कमी होगा तो खून जो है ना रुकेगा नहीं होता है कि खून जैसे कट गया आपका हाथ, कुछ देर के बाद थोड़ा सा आप दबा दिए, थोड़ा सा अति कर दिए तो जम जाता है, रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो भाई साहब खून रुकने वाला नहीं, आप दबाते रह जाइएगा, खून नहीं रुकेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर खून नहीं रुकेगा, आपके शरीर का नहीं रुकेगा, सारा खून बह जाएगा, तब तो समझिए कि क्या होगा, समझ ही सकते हैं। खून का होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन के जो है बहुत जरूरी है, समझ गए। कटता है कुछ देर के बाद आप ऐसे थोड़ा सा दबा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे दबा कर रखिए, तो खून क्या होता है कि बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है, समझ गए। तो खून बचता है। अगर मान लीजिए कट गया, खून आप दबा रहे हैं, कितना भी दबा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो बहना बंद ही नहीं हो रहा। शरीर के सारे खून जब आपके शरीर से निकल जाएगा तो आपके खून की कमी से मृत्यु भी हो जाएगी, मृत्यु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कैसिन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध के घुलनशील प्रोटीन यानी कैसीन को अर्धठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशु में जठरांश में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। अगला देखते हैं। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा स्वार होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों का निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अगला देखते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाइयां या एकलक मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में सामान्यतः 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर के कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनिवार्य नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 प्रकार का अमीनो अम्ल मानव भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य इसेंशियल अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिलएलैनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन तथा थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, एलाइनिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पारेजिन तथा सिस्टीन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। अर्जिनिन एवं हिस्टिडीन केवल बच्चों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, वयस्कों के लिए नहीं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। यह केराटिन का एक प्रकार है। टायरोसिन अमीनो एसिड कैटेकोलामाइन्स, डोपामाइन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन तथा
एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन का जैव रासायनिक प्रीकर्सर और डोपामाइन मुख्यतः मस्तिष्क में बनता है, जबकि एपिनेफ्रिन का प्राथमिक निर्माण अधिवृक्क मज्जा एड्रेनल मेडुला में होता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सी, पोटेशियम के इत्यादि में भी पाए जाते हैं। दूध को अकेले पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और आयरन कम मात्रा में होते हैं। शिशु के शुरुआती महीनों में माँ का दूध, ब्रेस्ट मिल्क आदर्श पर्याप्त आहार माना जाता है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग 45 से 46 ग्राम, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन लगभग 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक पॉलीमर्स है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा आयरन की होती है, कमी नहीं होती है पालक में। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम प्रोटीन का घटक है। अगला देखते हैं, शरीर में लौह आयरन की कमी से होने से अरक्त तथा एनीमिया हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वसीय अम्ल एसेंशियल फैटी एसिड है। अगला देखते हैं, तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोक सकता है। अगला देखते हैं, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसाओं सैचुरेटेड फैट की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में कहीं नहीं कार्बन परमाणुओं के दोहरे बंध डबल बॉन्ड होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। अगला देखते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। अगला देखते हैं, इसका तेल एक खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञाता है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। अगला देखते हैं, ट्रांस फैट का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्रायः पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। अगला देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा एंड फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अनुप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल में संचित होता है। अगला देखते हैं, वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा का पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला देखिए, प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपचायक वे
यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं की क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रियाओं को रोक देते हैं। ताजे फल एवं सब्जियां प्रति ऑक्सीकारक तत्वों के प्रमुख होते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, निम्न से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ए फल, बी सब्जियां, सी पनीर, डी मिठाई। राइट आंसर सी पनीर। पनीर चीज मानव शरीर में नए ऊतकों टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व टिश्यू प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स तथा ल्यूकोनोस्टोसिट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा गट फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा का अनुरक्षण मेंटेनेंस में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंतर फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा है। अंतर फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतर फ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। 3 नंबर के प्रतिजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। दूसरा, प्रतिजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली गट में नहीं पाए जाते हैं। तीसरा, प्रतिजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर होगा आपका 1 और 3 जो है सही है, 2 नंबर गलत है। राइट आंसर सी होगा। प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जिनका सेवन मानव शरीर हेतु लाभदायक होता है। प्रतिजैविकों में मुख्यतः जीवाणु एवं ईस्ट सम्मिलित होते हैं। अतः कथन 1 सही है। उल्लेखनीय है कि खाने के अलावा इन प्रतिजैविकों का लेप भी मानव शरीर हेतु लाभप्रद होता है। प्रतिजैविकों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव नैसर्गिक रूप में हमारे शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं जिनमें आहार नली प्रमुख है। अतः कथन 2 गलत है। ये प्रतिजैविक दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस को बढ़ाते हैं और इस तरह दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक सिद्ध होते हैं। अतः कथन 3 भी सही है। 4 नंबर, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज। बी पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल। सी पोषक और विषाक्त प्रभाव। डी पोषक और औषधि प्रभाव। राइट आंसर डी होगा पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों को साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। 5 नंबर, फांक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ए विटामिन का, बी हार्मोन का, सी प्रोटीन का, डी एंजाइम का। राइट आंसर ए विटामिन का। पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फांक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मुलर। राइट आंसर डी विटामिन डी पॉल मुलर।
जेम्स लिंड ने बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज एवं मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। विटामिन ए एवं विटामिन बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई है, जबकि विकल्प ए और बी में मैकुलन नाम दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 7 नंबर, विटामिन क्या होते हैं? एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, बाकी सभी गलत है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर में उपापचयी प्रक्रियाओं में उत्प्रेरकों कैटलिस्ट या क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन फूड से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप प्लांट्स करते हैं। मानव शरीर के लिए लगभग 13 प्रकार के विटामिन आवश्यक है, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां पहला जल में घुलनशील तथा दूसरा वसा में घुलनशील। 8 नंबर, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक नेसेसरी डाइटरी फाइबर कहा जाता है? राइट आंसर डी, विटामिन को। बाकी सभी गलत है। विटामिन एक ऐसा यौगिक जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। 9 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण आर, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। पहला देखिए क्या है, ए सही है और आर जो है क्या है कि गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ये सही है किंतु आर गलत है, तो राइट आंसर सी है। ये डी वाला गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर एवं स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। स्पष्ट है कि कारण आर असत्य है। 10 नंबर देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण आर, शरीर को उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है, तो चलिए चुनते हैं उत्तर। इसमें मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है, तो ये गलत है। आर जो सही है, शरीर को उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, सही है। तो ये और आर दोनों गलत है, ये और आर दोनों सही है, तो ये भी गलत है। अगला देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी आपका गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो राइट आंसर टी होगा। शरीर को उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, इनकी कमी से हीनता रोग यानी डिफिशियंसी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी के B12 तथा B12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं।